नमस्कार, प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं नरेशन। इस वक्त बुलेटिन में खबरों में है बहुत कुछ, लेकिन आइए सबसे पहले देखते हैं अभी तक की हेडलाइंस। सत्तरघाट पुल को लेकर भर के भाजपा एमएलए विधानसभा में मामला को उठाएंगे। बिहार में सरकारी संपत्ति की मची है लूट, सीएम नीतीश मंत्री नंदकिशोर को करे बर्खास्त। लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए सड़क पर उतरा प्रशासन और NH2 पर कभी बंद हो सकता है परिचालन। अब खबरें विस्तार से। गोपालगंज में सत्तरघाट पुल का अप्रोच रोड टूटने के बाद अब सियासत भी जोर पकड़ने लगी है। स्थानीय बीजेपी विधायक मिथिलेश तिवारी ने अप्रोच रोड टूटने के लिए इंजीनियर और अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया है। बीजेपी विधायक ने कहा कि लापरवाह अधिकारी और इंजीनियर नीतीश सरकार को बदनाम करवा रहे हैं। मिथिलेश तिवारी ने आगे कहा कि वह इस मामले को विधानसभा में उठाएंगे और दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग करेंगे। बीजेपी विधायक ने कहा कि पुल के अप्रोच रोड में इंजीनियर की गलती के कारण गलत तरीके से इसका निर्माण हुआ था। जो छोटा पुल है, अप्रोच रोड का पुल है, उस पुल के बगल में पानी के अत्यधिक दबाव के कारण और इंजीनियर्स की गलती के कारण वो अप्रोच रोड कट गया है। बाकी पुल जहां है वहीं खड़ा है। इसलिए मैं तेजस्वी यादव जी को कहना चाहूंगा कि नेता प्रतिपक्ष का भी ट्रेनिंग बढ़िया से सुशील मोदी जी से ले लीजिए, ताकि आपको पता चले कि नेता प्रतिपक्ष को बोलना क्या चाहिए और कब बोलना चाहिए। आप ये जो धाए धाए ट्वीट किए जा रहे हैं, इससे बिहार की छवि खराब हो रही है, क्योंकि वहां पुल नहीं डैमेज हुआ है, अप्रोच रोड कटा है। और आपके राज्य की, आपका जो 15 साल का राज था, जब बाढ़ आता था तो कहीं सड़क बचता ही नहीं था, अब पुल का पुल उड़ जाता था। कम से कम आज की सरकार में ये सब संभव भी नहीं है और अप्रोच रोड टूटा है। मैंने जब स्वयं कहा है, इसी क्षेत्र का मैं विधायक हूं और मैंने स्वयं कहा है, मीडिया को मैंने बयान जारी किया है कि विधानसभा के सत्र में मैं इसको उठवाऊंगा और उठाने के बाद मैं सरकार से डिमांड करूंगा कि अब ये कौन से अधिकारी हैं जो योजनाबद्ध तरीके से नीतीश कुमार की सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। अगर पुल बना तो उस पुल के आगे अप स्ट्रीम में आर्म बनना चाहिए था। अगर आर्म बन गया रहता तो वो सड़क कटता नहीं। इसमें सरकार दोषी नहीं है, इसमें इंजीनियर दोषी है और उनके ऊपर निश्चित कार्रवाई होगी, इसका मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं। लेकिन तेजस्वी यादव जी, आपको भी मैं कहना चाहता हूं कि आप पटना में बैठे हैं और मैं बैकुंठपुर में बैठा हूं। पुल जहां था वहीं है, केवल अप्रोच रोड टूटा है। इसको इतना हाई तोबा मत मचाइए और थोड़ा अपनी जनरल नॉलेज को ठीक। उधर विपक्षी नेताओं ने भी इस पुल के धंसने की वजह भ्रष्टाचार को बताया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार के साथ साथ पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव को लपेटे में लिया है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए कहा कि 263 करोड़ से 8 साल में बना, लेकिन मात्र 29 दिन में ढह गया यह पुल। संगठित भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह नीतीश जी इस पर एक शब्द भी नहीं बोलेंगे और न ही साइकिल से रेंज रोवर की सवारी करने वाले भ्रष्टाचारी सहपाठी पथ निर्माण मंत्री को बर्खास्त करेंगे। जैसे कि एक सवाल आपसे भी पूछा जा रहा है, लगातार सत्तारूढ़ पार्टी बिहार में लगभग 15 सालों में 16,000 बलात्कार, लगभग 16,000 बलात्कार के मामले सामने आए। ये नीतीश जी कहते हैं यहाँ सुशासन का राज है, ना किसी को बचाते हैं ना किसी को फंसाते हैं। बहुत शर्मिंदगी के साथ हमको ये कहना पड़ रहा है, माथा झुक जाता है कि ये बार बार लॉकडाउन के समय ही अस्पताल सुरक्षित नहीं रहते हैं। गया में जिसकी नई नई शादी हुई थी, जो आइसोलेशन वार्ड में जो भर्ती थी कोरोना को लेकर के, उस महिला के साथ जो है गैंगरेप किया गया। कल की ये घटना है कि PMCH जो सबसे बड़ा अस्पताल है, वहां एक महिला के साथ जो है बलात्कार किया गया, बल्कि वो बच्ची थी, नाबालिग थी, उसके साथ जो है बलात्कार किया गया। आश्चर्य की बात है कि अस्पताल में भी जो है लोग सुरक्षित नहीं है, बच्चियां सुरक्षित नहीं है, वहां भी उनका जो है बलात्कार होता है। हमने बोला कि 15 साल में
लगभग 16,000 बलात्कार हुए हैं। और दूसरी बात 2019 में ही केवल जो है लगभग आपका जो लगभग 1900 के आसपास बलात्कार के मामले सामने आए। कहाँ है नीतीश कुमार, कहाँ है उनका सुशासन, क्या कार्रवाई हो रही है, कौन जवाबदेही देगा? ये बिहार ही ऐसा प्रदेश है जहां कोरोना काल में भी बड़े अस्पताल में भी आइसोलेशन वार्ड में भी लोगों के साथ, बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है। इससे हम लोगों का माथा झुक जाता है। लेकिन सरकार के लोग जो है उनका आंसू सूख गया है, अंतरात्मा ऐसा लगता है कि बंगाल के खाड़ी में डूब गई है और उनको जवाब देना चाहिए आकर के कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। मुख्यमंत्री जी, आखिर ऐसी परिस्थिति क्यों बनी? अगर परिस्थिति बनी है तो इसका जिम्मेदार कौन है और आपने अब तक क्या कार्रवाई की है अपने 15 साल के शासन में? जैसे कि आप भी इस दौरान 2015 के मतलब सरकार थी आपकी और नीतीश कुमार के साथ थे, आप भी पथ निर्माण मंत्री भी आप रहे हैं। क्या उस दौरान ऐसी कुछ खबर नहीं मिली थी कि जो कंपनी जिसको आप ब्लैकलिस्टेड की बात कर रहे हैं, क्या इस कंपनी के बारे में कोई जानकारी उस समय नहीं मिली थी जो काम चल रहा है? उस समय तो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट था ना, उस समय कंप्लीट नहीं हुआ था और ये तो 8 साल पुराना प्रोजेक्ट रहा है। और ये तो अभी जो लोग मौजूदा जो स्थिति है, जिनके कार्यकाल में ये पूरा हुआ है, ये बेहतर तो वही लोग बता पाएंगे कि क्या होगा। हम माननीय नीतीश कुमार जी क्या नंद किशोर यादव जी का इस्तीफा लेंगे? क्या उनको हिम्मत है कि बीजेपी के मंत्री पर वो कार्रवाई कर सके? मुझे पूरा भरोसा है कि नीतीश कुमार जी की हैसियत नहीं है, ना हिम्मत है कि नंद किशोर जी को, बीजेपी के जो मंत्री हैं, उनको बर्खास्त कर सके। मेरा खुला चुनौती है कि इसके जिम्मेवार मुख्यमंत्री सहित पथ निर्माण मंत्री भी और मुख्यमंत्री जी अगर थोड़ी सी भी लज्जा बची हो तो अविलंब बीजेपी के जो मंत्री हैं उनको बर्खास्त किया जाए। आपने मंगल पांडे जी को तो बर्खास्त नहीं किया। आज स्थिति देख लीजिए बिहार में क्या हो गई है। बिहार बदहाल है। नीति आयोग कह रहा है बिहार फिसड्डी है, कोरोना फैलता जा रहा है, लेकिन आपने हिम्मत नहीं जगाई, बल्कि मंत्री ने सदन में भी झूठ बोला, फिर भी आप कुछ नहीं कर पाए। तो मुझे अफसोस होता है नीतीश कुमार जी पर। अगर उनको चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं तो वो बर्खास्त करके दिखाएं बीजेपी के मंत्री। हम क्या है, अब तो कई पुलिस मुख्यालय में लोग जो है संक्रमण जो है फैलता गया है, वहां भी पॉजिटिव लोग पाए गए हैं। कई पुलिसकर्मी से लेकर डॉक्टर से लेकर नर्स तक, उन तक कोरोना पॉजिटिव हो गया। और लॉकडाउन तो केवल पेपर में है, इसमें कहीं भी सरकार की ढिलाई अभी भी। पूरा प्रशासन, पूरा तंत्र, पूरा मैकेनिज्म जो है वो क्वारंटाइन हो रखा है। किसी को हिम्मत नहीं हो रहा नीतीश जी को या कोई प्रशासन के लोगों को कि मैनेजमेंट को जो है वो सुधार सके। इन लोगों ने मौका गंवा दिया है। लगातार गलत निर्णय और गलत नीति के साथ इन्होंने बिहार को बदहाल और बर्बाद किया है। और आज जो है बिहार में सब कुछ जो है भगवान भरोसे चल रहा है। देखिए एक बात, गोपालगंज में 1 माह के अंदर पुल टूटने के बाद कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा ने भी सरकार पर हमला बोला है। प्रेमचंद मिश्रा ने कहा कि जिस पुल का सीएम नीतीश कुमार ने 1 माह पहले पुल का उद्घाटन किया था वह ध्वस्त हो गया, 1 महीने में भी पुल नहीं चला। यह क्या भ्रष्टाचार नहीं है? गोपालगंज के 70 घाट पे पुल का निर्माण हुआ, 264 करोड़ की लागत हुई। मुख्यमंत्री जी ने पिछले महीने जून में उसका उद्घाटन किया और वो 1 महीने भी नहीं चला, टूट गया। क्या यह भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या है? कांग्रेस का स्पष्ट मानना है कि राज्य में जितने भी कंस्ट्रक्शन सेक्टर के काम हो रहे हैं, पुल पुलिया के काम हो रहे हैं, पथ निर्माण विभाग की लापरवाही और भ्रष्टाचार में संलिप्तता की वजह से हर निर्माण में गुणवत्ता से समझौता किया गया।
गोपालगंज पुल टूटने मामले में बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने बताया कि सत्तरघाट मुख्य पुल से लगभग 2 किलोमीटर दूर गोपालगंज की ओर एक 18 मीटर लंबाई की छोटे पुल को पहुंच पथ कट गया है। यह छोटा पुल गंडक नदी के बांध के अंदर अवस्थित है। गंडक नदी में पानी का दबाव गोपालगंज की ओर ज्यादा है, इस कारण पुल के पहुंच का सड़क का हिस्सा कट गया है। यह अप्रत्याशित पानी के दबाव के कारण हुआ है। इस कटाव से छोटे पुल की संरचना को कोई नुकसान नहीं हुआ है। जो लोग ये आरोप लगाते हैं कि पुल टूट गया है वो झूठे हैं, झूठ का पुलिंदा है। सत्तरघाट पुल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। सत्तरघाट पुल से 2 किलोमीटर गोपालगंज की ओर जो माइनर ब्रिज बना है, उस माइनर ब्रिज का अप्रोच केवल पानी के दबाव में कटा है। केवल इतना ही हुआ है। पुल निर्माण निगम के अधिकारी वहाँ कैंप कर रहे हैं, पूरे मामले की समीक्षा कर रहे हैं और जैसे ही पानी का दबाव कम होगा हम उसके निर्माण का काम पूरा करेंगे। किसको दोषी मानते हैं सर? मैंने कहा कि पुल निर्माण निगम के अधिकारी जिनकी देख रेख में ये बना है वहाँ कैंप कर रहे हैं, पूरे मामले की समीक्षा कर रहे हैं। समीक्षा के बाद जो रिपोर्ट आएगी, अगर कोई दोषी होगा कड़ी कार्रवाई की। गोपालगंज में सत्तरघाट पुल के अप्रोच पथ टूटने को लेकर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और बीजेपी विधायक मिथिलेश तिवारी के हमले के बाद भारतीय मित्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनेश्वर महतो ने भी बीजेपी पार्टी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 268 करोड़ के लागत से बना पुल मात्र 29 दिन में गिर गई, क्योंकि पुल में मिट्टी का उपयोग किया जाता है और पैसे का बंदरवाट कर लिया जाता है। कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन मतलब भ्रष्टाचार की एक जड़। इनका एक ही मकसद है, हिंदू मुसलमान को लड़वाओ और अपनी दाल रोटी सेको, और जितना बन सके उतना देश को लूटो, समाज को लूटो। अब आप देख लो ना, कभी आज तक इतिहास में कभी सुने हैं कि 29 दिन में 264 करोड़ की लागत से जो पुल बनता है वो मात्र 29 दिन नहीं वो बर्दाश्त कर सकता बाढ़ का पानी। तो आप समझ सकते हैं केवल मट्टी भर भर के पुल को बनाया गया है। जैसा आप वीडियो के माध्यम से, समाचार के माध्यम से उस पुल की हालत देखते हैं। मैं कह रहा हूं सिर्फ ज्यादा नहीं, अगर 2 लाख रुपए का पत्थर, 2 लाख रुपए का मैं कह रहा हूं सिर्फ पत्थर साइडों से यदि धर दिया जाता तो किसी कीमत पे पुल क्षतिग्रस्त नहीं हो सकता है। लेकिन नहीं, हर साल बिहार में बाढ़ आता है और हर साल वही स्थिति होती है। चाहे सरकार किसी की रही हो, कांग्रेस की रही हो, लालू की रही हो, या क्या कहते हैं एनडीए गठबंधन की सरकार है, 15 साल से नीतीश कुमार की सरकार है, हर साल बाढ़ के नाम पे करोड़ों अरबों रुपया राहत कोष में बंदर बांट होता है। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और रहती है, कोसों दूर रहता है। मरम्मत के नाम पे 50-100 बोरा मिट्टी का भर के वहां पे डाल दिया जाता है ताकि अगले साल फिर हमारा रास्ता क्लियर हो जाए। फिर से कई बांध टूटे हैं इस साल भी, आप देख चुके हैं। कई जगह के दरभंगा में टूटा है, मधुबनी में टूटा है, मुजफ्फरपुर में टूटा है, सीतामढ़ी में टूटा है, तमाम जगह बांध टूटा है। क्यों? जब मालूम है कि हर साल यहां से कमजोर है जगह, यहां टूटता है, तो क्यों नहीं उसकी मरम्मत ढंग से होती है? जब इतना पैसा, बेतहासा पैसा बंदर बांट होता है, तो मैं कह रहा हूं 25% उस पर ही खर्च कर देते। लेकिन लूट का जरिया खत्म हो जाएगा। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का मतलब है नीचे से ऊपर तक जितने भी इनके कार्यकर्ता हैं, सब अभी देश को लूटने में, समाज को लूटने में लगे हुए हैं। कोरोना के बीच बाढ़ का कहर मुजफ्फरपुर में दस्तक दे चुका था, लेकिन अब नदियों के जलस्तर में हो रही कमी के कारण लोगों में बाढ़ को लेकर परेशानी कम होता दिख रहा है। वहीं डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि बाढ़ की स्थिति अभी नहीं है। जिले में हमारे कुल 26 गांव बाढ़ के पानी से घिरे हुए थे, वहां कुल 46 नाव उपलब्ध करवाया है, लोगों का आवागमन चल रहा है। बाढ़ की स्थिति अभी नहीं है जिले में। हमारे कुल 26 गांव घिरे हुए थे पानी से, नदियों के, और वहां हम लोगों ने कुल 46 नाव निजी और सरकारी मिलाकर के उपलब्ध कराया है। आवागमन लोगों का चल रहा है। और अभी 2 नदियां हमारी खतरे के निशान से नीचे थी। बागमती केवल खतरे के निशान से ऊपर थी, वो भी फॉलिंग ट्रेंड शुरू हो गया है आज सुबह से, और कल तक हम लोगों को उम्मीद है कि उसमें स्थिति में सुधार हो जाएगा।
बिहार में कोरोना संक्रमण के बढ़ते रफ्तार को लेकर राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में एक बार फिर से लॉकडाउन कर दिया है। यह लॉकडाउन आज से यानी 16 जुलाई से 31 जुलाई तक जारी रहेगा। इससे राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश के बाद जिला प्रशासन लॉकडाउन का पूरी तरह से सख्ती से पालन कराने में जुट गई है। जिलाधिकारी द्वारा अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्रों में नियमों का पालन कराने का निर्देश जारी किया गया है। सुबह से ही अधिकारी सड़कों पर उतर गए हैं। लोगों को घूम घूम कर लॉकडाउन नियमों की जानकारी भी दिया जा रहा है। लॉकडाउन के पालन का अनुरोध भी किया जा रहा है। पुलिस के जवान और अधिकारी हर चौक चौराहे पर तैनात हैं। अधिकारी लोगों को समझा भी रहे हैं और लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर कार्रवाई का चेतावनी भी दे रहे हैं। लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है, जुर्माना वसूला जा रहा है, गाड़ियां जब्त की जा रही है। डीएम कुमार रवि ने पटना के 114 इलाकों में ऑटो रिक्शा के परिचालन पर रोक लगा दी है। इन इलाकों में केवल इमरजेंसी सेवा से जुड़े वाहन ही चलेंगे। कंटेनमेंट जोन में भी वाहन के परिचालन पर रोक लगा दी गई है। बिहार में बढ़ते कोरोना के कहर के बीच 31 जुलाई तक लॉकडाउन किया गया है। इस दौरान जरूरी सेवाओं को छोड़कर पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा और बेवजह लोगों के घरों से निकलने पर पाबंदी रहेगी। पटना में बढ़ते कोरोना के कहर को देखते हुए पटना केमिस्ट और ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने बड़ा फैसला लिया है। अब पटना गोविंद मित्रा रोड स्थित दवा की थोक दुकान और खुदरा दुकानें शनिवार रविवार को पूरी तरह से बंद रहेंगी। वहीं गोविंद मित्रा रोड की खुदरा दवा दुकानें भी दोनों दिन यानी शनिवार और रविवार को बंद रखी जाएगी। सासाराम में कोरोना के संक्रमण का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से एहतियात बरत रही है। चूंकि आज से लॉकडाउन शुरू है, जिसको लेकर कल पूरे शहर को सैनिटाइज किया गया। दमकल की गाड़ियां सैनिटाइज लेकर सासाराम के बाजार को सैनिटाइज करते दिखी। इस दौरान नगर परिषद के लोग भी साथ थे। आगे भाई सभी जगह जहाँ जहाँ शिकायत आ रही है वहाँ पर तुरंत मैसेज चौंकाया जा रहा है और शिकायत किया जा रहा है। हाँ जिले के सासाराम अंदर बता रहे हैं सर हम। क्या नंबर है सर? लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार द्वारा पूर्ण लॉकडाउन यानी 16 जुलाई से 31 जुलाई तक लगाने का निर्देश दिया गया है। वहीं समस्तीपुर में भी कोरोना महामारी बड़ी तेजी से अपना पांव पसार रही है। इसी को देखते हुए जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने आज से जिले में पूर्ण लॉकडाउन करते हुए कहा कि कोरोना की स्थिति धीरे धीरे गंभीर हो रही है। हम लोग के यहाँ मामले बड़ी संख्या में आए हैं। वहीं अच्छी बात यह है कि उनमें से अधिकांश लोग ठीक भी हो रहे हैं। प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट वो सारी बंद रहेंगी। उनका एक्सेप्शन जो है, पहला है राशन की दुकान, इसमें पीडीएस दुकान भी शामिल है, खाद्य सामग्री की दुकान, फल सब्जी की दुकान, दूध दही और इससे संबंधित प्रोडक्ट की दुकान, मांस मछली अंडा चिकन आदि की दुकान, पशु चारा की दुकान, सभी कृषि इनपुट की दुकान। कृषि इनपुट में आपका खाद बीज कृषि के मशीनरी सारे हो जाएंगे, तो ये सारी दुकानें खुली रहेंगी। इसके अलावा बैंक, इंश्योरेंस ऑफिस, एटीएम ये सब भी सारे खुले रहेंगे। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी इससे मुक्त रहेंगे इस रिस्ट्रिक्शन से। टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट सर्विस, ब्रॉडकास्टिंग, केबल सर्विस, आईटी से रिलेटेड सर्विस, ये सब भी इससे मुक्त रहेंगे। लेकिन जितना पॉसिबल हो सके घर से वर्क फ्रॉम होम इंकरेज करना है। ई कॉमर्स पूरी तरह से फ्री है। ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट और सर्विस भी इससे मुक्त रहेंगी। इसके अलावा कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस ये सब सारे मुक्त रहेंगे। प्राइवेट सिक्योरिटी फर्म अगर कोई चलता है तो उसकी भी, अगर वो रजिस्टर्ड है तो उसकी सेवाएं खुली रहेंगी। लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार द्वारा पूर्ण लॉकडाउन 16 से 31 जुलाई तक लगाने का निर्देश दिया गया है। वहीं मुजफ्फरपुर में भी कोरोना संक्रमण के काफ़ी मामले प्रकाश में आए हैं। डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि कोरोना की स्थिति धीरे धीरे गंभीर हो रही है। हम लोग के यहाँ मामले बड़ी संख्या में आए हैं। वहीं अच्छी बात यह है कि उनमें से अधिकांश लोग ठीक भी हो जा रहे हैं। फिर भी सभी लोगों को अलर्ट रहने की ज़रूरत है। स्थिति जो है अब धीरे धीरे गंभीर हो रही है। हम लोगों के यहाँ मामले बड़ी संख्या में आए हैं, लगभग 850 मामले आए हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि उसमें अधिकांश लोग ठीक भी हो जा रहे हैं और कोई सिम्टम्स नहीं है। फिर भी सभी लोगों को बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है।
कल 16 तारीख से फिर से लॉकडाउन शुरू हो रहा है, इसका सब लोग पालन करें, भीड़ भाड़ वाले स्थलों पर नहीं जाएं और घर से बहुत ज़रूरी हो तभी निकलें और घर में रहें और जो नियम है उसका पालन करें। और हम लोगों को उम्मीद है कि 15-16 दिन का जो लॉकडाउन है इसमें तेज़ी से गिरावट आएगी। कोरोना के जो संक्रमण हो रहे हैं, जो मामले हैं। सर, आवागमन जो है उसके लिए पास की ज़रूरत है या क्या? अभी पास की ज़रूरत नहीं है। जो अलाउड एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए अगर कोई निकलता है, जैसे मेडिकल में डॉक्टर को दिखाने के लिए जाता है या फिर फ्लाइट या ट्रेन पकड़ने के लिए जाता है, तो उसके लिए गाड़ी जो है वो स्वतः अलाउड है, उसके लिए पास की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो प्रतिबंधित गतिविधियां हैं उसमें अलाउड नहीं है, उसमें वो हम लोग पास भी नहीं देंगे और उसमें निकलने पर कार्रवाई भी की जाएगी। वाहन को सीज भी किया जा सकता है, बाकी फाइन वगैरह भी हम लोग करेंगे। कोलकाता से दिल्ली को जोड़ने वाली पुरानी जीटी रोड यानी NH2 पर किसी भी वक्त गाड़ियों का परिचालन बंद हो सकता है। ओवरलोडेड वाहनों से खतरे की आहट को देखते हुए NHAI ने अधिकारियों के नाम पत्र जारी करते हुए कहा कि बिहार के कैमूर जिला को उत्तर प्रदेश से जोड़ने वाली कर्मनासा नदी के पुल पर बने स्टील ब्रिज का परिचालन कभी भी बंद हो सकता है। इसे लेकर NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कर्नल योगेश गढ़वाल ने कैमूर और रोहतास जिले के SP, DM सहित IG और सचिव को पत्र लिखा है। वहीं ओवरलोडेड ट्रक रोके जाने के बाद से भीषण जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। 30 किलोमीटर तक गाड़ियों की लाइन दिख रही है। वजह से यहाँ जाम में फंसे हैं, ना खाना ना पीना, पानी भी नहीं है पीने के लिए। बताओ क्या करें हम लोग। कहाँ जाना है? हमको जाना है दिल्ली। कितना जाम है इसमें? सुन रहे हैं जाम यहाँ से बता रहे हैं कम से कम 50-60 किलोमीटर आगे तक लगा है जाम। ये नदी का कोई पुल वगैरह टूटा है, वहाँ जाम फंसा है और बाट घाट सभी बंद हैं। बोले पूरी तरह बताओ, पूरा दिन हो गया हम लोगों को। क्या करें, खाना भी नहीं मिला, कहाँ खा लें खाना, न राशन है न पानी है पीने के लिए। तो हम लोग क्या करें, कोई सुनने वाला भी नहीं है कि चलाए जाम को। ट्रैफिक हाईवे वालों की भी जिम्मेदारी होती है, NH वाले। आखिर तुम टोल लेते हो रोड पे चलने का, ड्राइवरों को भूखना मारने से क्या फायदा है आपको? कोई खैर लेने नहीं आया? खैरियत नहीं, कोई कुछ नहीं आया। कोई पूछे तुम कहाँ मर रहे हो जिंदा हो। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र। कहाँ से आए हैं? हमारे यहाँ ये उमरी। खबर सासाराम से है, जहां नगर थाना के शेरगंज बारा में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया है। इस संबंध में पीड़ित को लोगों ने रंगे हाथ पकड़कर पिटाई की और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। घटना के बारे में बताया जाता है कि सोनू नाम का एक 50 वर्षीय शख्स साइकिल किराए पर चलाता है। वह अपने झोपड़ी में बहला फुसलाकर एक मोहल्ले की ही नाबालिग लड़की को बंद कर उसके साथ गंदी हरकत करना चाह रहा था। उसी बीच लड़की ने शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसके बाद लोगों ने वहां पहुंचकर आरोपी को धर पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया। हम बोले कि खोलो, तो बोला कि रुक जा देखो। तो उसके बाद वो अब मेरा बैंड उठाने लगा, हम चिल्लाए तो मुँह बंद कर रहा था। कौन थे वो? नहीं पता। कहाँ घटना है? कहाँ की घटना है? बाड़े पर। नाम हम जानते हैं क्या उनका? नहीं पहचानते उनको? नहीं। आपके घर के आसपास के रहने वाले हैं, कहीं और के रहने वाले हैं? नहीं पता मेरे को। पहला फंसा के बच्चों लोग को जो है क्या नाम है, साइकिल के बहाने बच्चों के साथ अलग काम करता है। क्या नाम है उनका? उसका नाम वैसे सब कोई सोनू के नाम से जानता है। कहाँ के रहने वाले हैं? वो मोहल्ला बाड़ा का ही रहने वाला है। कहाँ बाड़ा पड़ता है? शेरगंज में पड़ता है क्या? बाड़ा जो है शेरगंज सुखरवाला के पास पड़ता है। मुजफ्फरपुर के राजस्व सूचना निदेशालय ने पटना के मीठापुर बस स्टैंड से 2 तस्करों के पास से करीब 2 करोड़ रुपए के सोने के बिस्कुट जब्त किए हैं। साथ ही दोनों तस्करों को भी हिरासत में लेकर मुजफ्फरपुर के मारीपुर स्थित कार्यालय में पूछताछ की गई। दोनों तस्कर गुवाहाटी के रहने वाले हैं। तस्करों से सोने के कुल 24 बिस्किट मिले हैं, जो म्यांमार के बताए गए हैं।
खबर सासाराम से, जहां मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बाराडी के पास से एक 24 वर्षीय युवक का शव बरामद हुआ है। परिजनों ने इसे हत्या करार दिया है। महज 4 कट्ठा जमीन को लेकर मृतक के चाचा पर ही हत्या का आरोप लगा है। बताया जाता है कि करहगढ़ निवासी अशोक गुप्ता के छोटे पुत्र रवि गुप्ता अपने बांस के कारोबार के सिलसिले में औरंगाबाद जिले के वारून गया हुआ था, जिसके बाद लौटने के क्रम में उसकी मौत हो गई। हम जब वहाँ गए तो लोग बोल रहे थे कि मोटरसाइकिल कुछ दूरी पर था और एक कुछ दूरी पर था, तो वो लोग बोल रहे हैं कि शायद कहीं से बिगा हुआ है, लेकिन अब क्या मालूम हमको। हम तो देखे वहाँ की डेड बॉडी पड़ा हुआ है, हम वहाँ बाद में गए हैं। जो है गए थे बांस लाने के लिए और वहाँ से बांस लूट करके भेज दिए। इसके बाद में अकेले आ रहे थे और बीच में ही इसको लगरा का अपहरण करके और ये जो चितौली पुल है बाराडी के पास में, ये जो इनका लाश को फेंक दिया था। बाइक से थे ये। बाइक कहाँ है? बाइक थाना में है। कहाँ के रहने वाले हैं मेरे तो? करहगढ़। क्या नाम उनका? मेरे पवन कुमार गुप्ता। उम्र कितना है? उम्र 25 वर्ष। क्या करते हैं ये? बिजनेस करते हैं, लकड़ी का टालबासा है। कहाँ पर? करहगढ़ में है। कौन गांव के रहने वाले हैं? गांव करहगढ़ के रहने वाले हैं। खास करहगढ़? हाँ, ऐसे बनसगा जो है बिसेनी कला के। बिसेनी कला। क्या नाम आपका? हाँ, क्या नाम? मेरा नाम विजय कुमार पड़ेगा। क्या लग रहा है आप लोगों को? मेरा भतीजा लगता है। नहीं, आप लोगों को लग क्या रहा है देखने से? ये जो है अपहरण करके इसको मार दिया गया, घटिया दिया गया है। सीबीएसई के 10वीं बोर्ड परीक्षा में पटना सेंट्रल स्कूल के हर्षराज, जिन्होंने स्कूल में टॉप करते हुए 97.2% अंक प्राप्त किया है, वहीं कृष्णा निकेतन की आयुषी रानी ने 96.6 अंक प्रतिशत प्राप्त किया है। अपने छात्र छात्राओं के आए बेहतर परीक्षा फल पर हर्ष व्यक्त करते हुए प्रख्यात शिक्षाविद आचार्य श्री सुदर्शन महाराज ने एक बार फिर अपने संरक्षण में संचालित स्कूल के 10वीं पास छात्र छात्राओं को शुभकामना देते हुए कहा कि सभी 10वीं पास बच्चे जल्द से जल्द विद्यालय में अपना नामांकन 11वीं कक्षा में ले लें और पढ़ाई में जुट जाएं। वहीं उन्होंने सीबीएसई के 10वीं बोर्ड परीक्षा में बेहतर अंक लाने वाले बच्चों के माता पिता समेत शिक्षकों को भी धन्यवाद दिया और कहा कि उनके ही मेहनत का परिणाम है कि बच्चों ने बेहतर अंक हासिल किया। परीक्षा फल का प्रकाशन बच्चों के जीवन का सबसे बड़ा महोत्सव होता है। आज सीबीएसई ने 10वीं का रिजल्ट प्रकाशित किया है। इसी क्रम में पटना सेंट्रल स्कूल और कृष्णा निकेतन का भी रिजल्ट आया है। मैं बहुत ही आनंद पूर्ण ढंग से अपने सभी बच्चे और बच्चियों को अपना आशीर्वाद और अपनी शुभकामना भेज रहा हूं। मुझे प्रसन्नता इस बात से है कि मेरे संरक्षण में चलने वाला जो पटना सेंट्रल स्कूल और कृष्णा निकेतन है, उन लोगों ने जो इतनी अच्छी सफलता प्राप्त की। पटना सेंट्रल स्कूल के हर्षराज ने 97.2% अंक प्राप्त करके बड़ा यशस्वी काम किया और कृष्णा निकेतन की आयुषी रानी ने 96.6% अंक प्राप्त करके सबसे ऊपर स्थान बनाया। लेकिन मुझे इस बात पे और अधिक प्रसन्नता है कि हमारी मैक्सिमम बच्चियों ने और बच्चों ने 90% से ऊपर अंक प्राप्त किया है। यह इतिहास है और मैं अपने शिक्षकों को और बच्चों के माता पिता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, शुभकामना देता हूं कि उनके बच्चों ने बहुत ही अच्छा शानदार रिजल्ट प्राप्त किया। साथ ही एक निवेदन और कि +2 में एडमिशन के लिए कल से हम 9 बजे से अपना काउंटर खोल रहे हैं। कृष्णा निकेतन की बच्चियों के लिए जो 11th में चाहती है आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, तीनों विंग का एडमिशन शुरू हो गया है। पटना सेंट्रल स्कूल में भी आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों का विंग खुल गया है। हमारे सारे कार्यकर्ता ऑनलाइन भी उपलब्ध रहेंगे
और काउंटर पर भी पूरी जानकारी टेलीफोन से भी आपको मिलती रहेगी। आप शीघ्रता करें, क्योंकि अब इस वर्ष बहुत विलंब करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोगों को जहां से भी हो अब अपना काम शुरू कर देना है। तो बच्चों से निवेदन है कि वे कल से नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ कर दें। आज की खबर में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम को दे इजाजत। नमस्कार।